नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी चैनल पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही रोचक खबर, जो साल भर 4 साल तक चलती रही वो खबरें जिन्हें अब पलटने का समय आ गया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपने एकदम सही सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए थे, जिनके कारण से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के एक तरह के दुश्मन हो गए थे, पर्यावरण के दुश्मन हो गए थे, स्वास्थ्य के दुश्मन हो गए थे, उन्हीं बेसिक डिसीजंस को बदल दिया है, ऐतिहासिक निर्णयों को बदल दिया है जॉय बिडेन ने। तो मेरे प्यारे साथियों, जॉय बिडेन के वो कौन से ऐतिहासिक फैसले हैं जो उन्होंने पहले दिन, जिस दिन वो 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के पद पर बैठे, उस समय पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए फैसलों को बदल दिया। हमने आपके सामने कुछ कोट टैग की हैं। पेरिस क्लाइमेट डील जो है वो इन्होंने जो कैंसिल कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसे वापस रिजॉइन करने का पहले ही दिन अपना निर्णय कर लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कितना ज्यादा ग्लोबली सोच सकता है। यह इसका नमूना इन्होंने प्रस्तुत किया है। कैसे कोई देश का प्रधान पर्यावरण को, दुनिया को अपने पहले ही दिन के कार्यक्रम में प्राथमिकता दे सकता है, यह हम आपके साथ में चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सुर्खियों में कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं, चाहे फिर वो मुस्लिमों के बैन से रोकने का मामला हो, या फिर मेरे प्यारे साथियों डब्ल्यूएचओ में अमेरिका की वापसी, या मैं कहूं पेरिस क्लाइमेट डील को रद्द करने का जो ट्रंप का फैसला था उसको बदलने का निर्णय। इन तमाम बातों का विस्तार पूर्वक आज हम इस सेशन में एनालिसिस करने वाले हैं और बताएंगे कि इससे किस प्रकार की प्रोग्रेसिव सोच अमेरिका की निकल के आती है। क्या यह नया प्रशासन बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के आया है पूरी दुनिया के लिए? आज के सेशन में पूरा एनालिसिस। आइए बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी मेरे द्वारा देखी गई न्यूज की कटिंग्स देख रहे हैं, इन न्यूज की कटिंग्स में इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया गया कि बाइडेन प्लान्स इमीडिएटली फ्लरी इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रिवर्स द ट्रंप पॉलिसीज। बाइडेन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड देयर डायरेक्टिव्स इन डिटेल। आज हमारा जो टाइटल है असल में वो इस बात के ऊपर है कि जॉय बाइडेन ने जैसे ही पद ग्रहण किया, उन्होंने 17 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए। उन 17 ऐतिहासिक फैसलों में हम पर किस किस का प्रभाव पड़ा, हम उनकी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, अमेरिका को आप एक देश कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में जिसकी हेजिमोनी, जिसका वर्चस्व सर्वाधिक है, उसके फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। चाहे वो किसी भी एंगल पर हो, हम उन्हीं फैसलों से प्रभावित हैं और उनका प्रभाव क्या है, हम आज के सेशन में आपको डिस्कशन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जिन्हें देख रहे हैं मेरे सामने, वो है 46वें राष्ट्रपति की शपथ लेते हुए जॉय बिडेन। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जो कि अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के लिए, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर कोई स्पेशल क्लास, सभी जगह आपको एक्सेस दिलवाने में, 10% प्राइस में डिस्काउंट दिलाने में काम आता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर रोजाना सुबह 8:30 बजे एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 3 विजेता, प्रथम 3 विजेता, पहला विजेता 3000, दूसरा 2000 और तीसरा 1000 का पुरस्कार प्राप्त करता है। यह टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में मोबाइल पर इसको डाउनलोड करना है, यूपीएससी गोल सेलेक्ट करना है, टेस्ट ऑप्शन में जाके टेस्ट सीरीज में राइज 2.0 सर्च करना है। राइज 2.0 जब आप सर्च करेंगे, उस टेस्ट को सुबह 8:30 बजे दिया जाता है। अगर आप उसमें विजेता रहते हैं तो प्रथम 3 विजेताओं को हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। कल शाम 7:15 बजे, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 7:15 इवनिंग में हमने आप लोगों के लिए एक सेशन कवर किया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन, विद्यार्थियों की डिमांड पर लाया गया सेशन था कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आवश्यक हैं, कौन सी किताबें बहुत ज्यादा पढ़नी जरूरी हैं। विद्यार्थियों की बेहद डिमांड पर हमने कल शाम 7:15 बजे इसी यूपीएससी चैनल पर आपके लिए एक सेशन कवर किया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ ट्वीट्स हैं जिसके माध्यम से हम चर्चाएं करेंगे और समझेंगे कि विश्व परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय कितना मायने रखता है। पहला ट्वीट आपके सामने जॉय बिडेन का, लिखा है, There is no time to waste when it comes to tackling the crisis we face। हमारे पास में क्राइसिस से निपटने के लिए कोई समय नहीं है, हमें तुरंत निपटना होगा। और यह ट्वीट किया है पोटस से, याद होना चाहिए, पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है। यह ट्वीट किया इन्होंने 20 जनवरी को अपने पदभार ग्रहण करते ही दोपहर में पहला। और इन्होंने फिर क्या क्या निर्णय लिए, आइए मैं अब आपको दिखाता हूं। इन्होंने सबसे पहले जो निर्णय लिए, उसमें महत्वपूर्ण निर्णयों के अंदर इन्होंने कहा हमें पैंडेमिक से निपटना होगा, और साथ में यह भी कहा कि हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्राथमिक निर्णयों में आपको यह पता होना चाहिए कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज से निपटना होगा, एडवांस हमको रिलीफ करना होगा रेशियल इक्वालिटी का, जो नस्लीय हिंसा हुई थी, जॉर्ज फ्लॉयड जैसी हिंसा हुई थी अमेरिका में,
हमें उनसे निपटना होगा। एक एक करके सारी बातों की ऐतिहासिकता बताएंगे। इनके द्वारा किए गए जो ट्वीट्स हैं उनके मायने आप समझिए कि इन्होंने अपने पद पर बैठते ही सबसे पहले 21 तारीख की सुबह क्या लिखा, वी आर बैक इन पेरिस क्लाइमेट डील। आप लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि यह हल्की बात नहीं है। पेरिस क्लाइमेट डील को किसी राष्ट्र ने अपनी पहली प्राथमिकता रखा, इस बात को आप समझ कर चलिए। मतलब कोई देश अपने बारे में निर्णय लेता है यह अक्सर सुना है, लेकिन दुनिया के लिए निर्णय लेता है यह आपको अमेरिका ही नहीं दिखाया है। तो इस बात को जरूर समझिएगा कि यहां पर पेरिस क्लाइमेट डील अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या था, क्यों इसने वापसी करी और गया क्यों था। सारा मुद्दे का आज डिस्कशन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा इन्होंने जो बातें कही वो हमने आपको बताई। आप लोगों के प्रमुख 3 समझौते में पेरिस क्लाइमेट डील पर इन्होंने पत्रकारों के सामने ही हस्ताक्षर किए। पत्रकारों के सामने हस्ताक्षर करते हुए इन्होंने 17 मुद्दे गिनाए, 17, कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं हमको वो 17 नहीं जानने, क्योंकि कुछ अमेरिका के पर्सनल मैटर भी हो सकते हैं। हमें जो जानना है वो मुद्दे जानने हैं जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। तो उन सबसे पहली मुद्दों के अंदर कोविड-19 पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने कहा कि 100 दिन में हम जो है मास्क को कंपलसरी करने का नियम लेकर के आएंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या करी, अब मैं इधर देखता हूं, यह बात आप लोग बहुत अल्टीमेट तरीके से जान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका ने कहा था कि हम WHO से वापस निकल रहे हैं, WHO से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अभी आपको क्या सुनने को मिल रहा है कि WHO के अंदर जो बाइडेन प्रशासन है वो वापस से शामिल हो रहा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा कि बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वो WHO में फिर से शामिल हो रहा है। WHO से डोनाल्ड ट्रंप ने निकलने की घोषणा करी थी। कब करी थी? अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं, जुलाई 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम WHO से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। कारण दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि WHO टेड्रोस एडहेनॉम के नेतृत्व में चाइना के फेवर में पॉलिसीज का निर्माण कर रहा है, कोविड-19 से निपटने के लिए चाइना की नीतियों का समर्थन कर रहा है, जबकि इस पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार दुनिया को चाइना ने ही कोविड से ग्रस्त किया था। देखिए साथियों, आपके सेंटिमेंट्स जो भी हों, लेकिन आपको यह भी जान लेना होगा कि WHO ही वो संस्था है जो कि दुनिया में बहुत सारे गरीब मुल्कों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराती है। बहुत सारे अफ्रीकी देश ऐसे हैं जो कि WHO के द्वारा मुफ्त में भेजी जा रही दवाओं से अपने यहां पर ट्रीटमेंट संभव कर पाते हैं। अफ्रीका के बहुत से देश जो इबोला से पीड़ित रहे, आपको मालूम होना चाहिए बराक ओबामा प्रशासन जब हुआ करता था, जब इबोला का आउटब्रेक हुआ था मेरे प्यारे साथियों सेंट्रल अफ्रीकन देशों में, तब उस समय बराक ओबामा के प्रशासन ने WHO को एक्स्ट्रा फंडिंग देकर के उससे निपटने के लिए कहा था। आज जब दुनिया को सबसे ज्यादा किसी पैसे वाले देश की आवश्यकता थी, तो पूरी दुनिया का ध्यान WHO वर्सेस चाइना पर दिखा करके डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल लिए। इस बात के दो पक्ष होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर डोनाल्ड ट्रंप सही तो थे अपनी जगह पर, उनके हिसाब से जो बात थी वो वायरस आया ही वुहान से था। बिल्कुल सही है। तो क्या इसका समाधान यह है कि अब आपकी जहां आवश्यकता आ पड़ी है उसने गलती कर दी, अब आपकी आवश्यकता है कि आप हाथ खींच लें और अपना समेटें? जी नहीं मेरे प्यारे साथियों, आवश्यकता यह है कि अगर आपने वाकई में इस पूरी दुनिया से पैसा कमाया है, पूरी दुनिया आपके लिए बाजार रही है, तो अब आप उसको थोड़ा रिटर्न भी करें। और रिटर्न करने के लिए साधन है WHO, जो कि पूरी दुनिया का इक्वली ख्याल रखता है। उस इक्वली ख्याल में आपको इससे नहीं निकलना चाहिए था। जॉय बिडेन ने पहले ही दिन कहा कि हम WHO में वापस एंट्री कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि WHO में सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाला जो देश है वो अमेरिका है। यह इसकी एक प्रोग्रेसिव सोच दिखाता है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको और बताना चाहूंगा और क्या है। WHO के अंदर इनकी वापसी होती है। बात की जाए पर्यावरण की, आपको देखना होगा, देखिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, लेकिन पर्यावरण के कारण ही स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मालूम होना चाहिए कि आज जो मानव जनित कारण है, एंथ्रोपोजेनिक्स रीजन है, जिनकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ, जिसके कारण से इतनी सारी जूनोटिक डिजीज पनप के आई, कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया, वो अज्ञात वायरस जिसको खोजने में महीनों लग गए कि यह कौन सा वायरस है, वो अगर पर्यावरण सही से कार्य कर रहा होता तो शायद ना आता। यह इंपॉर्टेंस समझी जॉय बिडेन ने। जॉय बिडेन ने इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए तुरंत कहा कि हम पेरिस समझौते में दोबारा जुड़ना चाहते हैं और दोबारा जुड़ रहे हैं।
अब आप पूछेंगे सर पेरिस समझौते में ऐसा क्या था जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप तो भागे थे लेकिन जॉय बिडेन वापस आ रहे हैं। सरल भाषा में बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भागे थे कि पेरिस क्लाइमेट समझौते के तहत अमेरिका की जेब से पैसे खर्च हो रहे थे। डब्ल्यूएचओ के मुद्दे में भी जब अमेरिका की जेब से पैसे खर्च होते थे डोनाल्ड ट्रंप भाग लिए। पेरिस क्लाइमेट डील में भी अमेरिका को ही पैसे खर्च करने होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप सभी को ज्ञात होना चाहिए वर्ष 2015 फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोप 21 आयोजित हुआ था। मेरे प्यारे साथियों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 यूएनएफसीसी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था जिसमें पूरी दुनिया ने कसम खाई थी कि जब साल होगा 2100 यानी ये सदी का जब अंत होगा तो इस सदी के अंत में वर्ष 2100 में आज का जो तापमान है उसे हम कौन सा तापमान प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से 1850 के लेकर 1870 के बीच का जो तापमान था वहां से हम तापमान को अधिकतम 2 ही डिग्री बढ़ने देंगे। अगर तापमान उससे ज्यादा बढ़ गया तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, नदियों में बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, सूखे की स्थिति बहुत ज्यादा कई जगह पर बढ़ जाएगी, परिस्थितियां इतनी विकट हो जाएंगी कि दुनिया के बहुत सारे तटीय शहर, बहुत सारे आइलैंड पानी में जलमग्न हो जाएंगे। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का इतना जबरदस्त कुचक्र आएगा कि आने वाली पीढ़ियां इस कारण से परेशान हो जाएंगी। इसलिए समय आ गया था वर्ष 2015 में जब दुनिया के देशों ने अपने द्वारा कस्में खाई और यह कहा कि हम लोग ये प्रण लेते हैं कि दुनिया का तापमान हम 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। मेरे प्यारे साथियों वही समय था जिसे आप कोप 21 कहते हैं और इस पर साइन हुआ वर्ष 2016 के अंदर और यहां पर कस्में खाई गई कि हम दुनिया का तापमान नहीं बढ़ने देंगे और यह काम हुआ 2016 के अंदर। लेकिन साथियों डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक तरह से एकदम पूंजीवादी व्यक्ति, उन पूंजीवादी व्यक्ति ने मेरे प्यारे साथियों इस पूरी दुनिया को चौंका दिया यह कहते हुए कि हम आपको एक बात बताते हैं। बराक ओबामा का प्रशासन हुआ करता था जब पेरिस एग्रीमेंट डील पर साइन किया गया था, डन। बराक ओबामा के बाद में वर्ष 2016 के अंदर कौन एंट्री किए थे? वर्ष 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एंट्री किए थे। मतलब 2016 का अंत और 17 के अंदर एंट्री हो रही थी, तब की बात है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 17 के अंदर 2017 जनवरी को इन्होंने शपथ खाई थी। साथियों इन्होंने चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेरिस क्लाइमेट डील में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उससे निपटने के लिए पर्यावरण प्रदूषण करता देशों को, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है ग्रीन हाउस इमिशन गैस में, दुनिया में नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना आता है। ग्रीन हाउस इमिशन करने वाले देशों को अपने द्वारा फंड देना होगा उन देशों को जिनकी तरक्की इन जैसे देशों के कारण अवरुद्ध हो रखी है, या फिर पर्यावरण बचाने के लिए इन्हें उतना पैसा खर्च करना होगा ताकि दुनिया के देश जीवित रह सके। इसके लिए इन्हें क्लाइमेट फंड के अंदर पैसे डालने थे, ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसे डालने थे अंडर पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पैसे बचा गए और उन्होंने कसम खाई कि भैया अमेरिका पैसा नहीं देगा, हम लोगों ने तरक्की करी, इसमें हमारी क्या गलती है। तरक्की करना अगर गुनाह है तो हम इस गुनाह को अस्वीकार करते हैं। और ऐसी स्थिति में बराक ओबामा के समक्ष उतर के ही ये इसलिए आए थे कि भाई हम इसलिए चुनाव में उतरना चाहते हैं ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी वालों का पैसा दुनिया को ना बांटे। और उन्होंने उस समय ही एलिगेशन लगा दिया था चाइना, भारत और मैक्सिको, अफ्रीका जैसे देशों पर, बोले इनके कारण प्रदूषण फैल रहा है और हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। साथियों इन्होंने जब ये कसम खाई थी तो आप पूछेंगे साहब 17 में ही बन के आ गए थे राष्ट्रपति, तो फिर इतना समय काहे लिया कि ये पहुंचते पहुंचते 4 नवंबर 2020 को पेरिस एग्रीमेंट से क्यों बाहर हुए? फिर अब मैं आपको बता देता हूं। साथियों यूएन का एक सिद्धांत है, यूएन का सिद्धांत कहता है अगर किसी एग्रीमेंट पर आपने साइन किया है, साइन करने के बाद में आपको उसे रेटिफाई करना होता है अपनी संसद के माध्यम से। तो अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील को रेटिफाई भी कर चुका था। उस रेटिफिकेशन के 3 साल तक आपको दोबारा सोचने की मोहलत दी जाती है। दोबारा सुनिएगा, अगर आपने किसी समझौते पर, अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है तो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन कहता है कि आपको 3 साल तक पुनर्विचार का समय दिया जाएगा और उस पुनर्विचार के समय के तहत आप लोगों को 3 साल तक निकलने की मोहलत दी जाएगी। 3 साल जैसे ही पूरे हुए 4 नवंबर 2020 को मेरे प्यारे साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पेरिस क्लाइमेट डील से अब पूरी तरह आजाद हैं। ये न्यूज देख लीजिए साथियों, वही दिन था, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। उसी दिन जॉय बिडेन ने कहा था आज से 77 दिन बाद, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही गूज़बम्प वाला पॉइंट है। 4 नवंबर की यह घटना है और इन्होंने कहा था आज से महज 77 दिन बाद हम लोग इस फैसले को बदल देंगे। यह कहा था मेरे प्यारे साथियों उस समय के आप लोगों के जॉय बिडेन ने, जो कि उस समय कुछ भी नहीं थे।
अर्थात वो अपोजिशन में थे। जहां डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन थे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं थे। उन्होंने उस समय कह दिया था कि हम 77 दिन बाद इस फैसले को बदल देंगे, और मेरे प्यारे साथियों, इस फैसले को 21 तारीख के दिन पलट दिया गया। तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, और इस बड़ी बात को करके दिखाया है जॉय बिडेन ने। इसे कहते हैं कितनी ज्यादा डिटर्मिनेशन, कितना आत्मविश्वास, कितना दूरदृष्टिता हो सकती है किसी भी बड़े राजनीतिज्ञ में। वो जॉय बिडेन उसके अपने आप में एक उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों, अब आप पूछना चाहेंगे, सर क्या और देश भी इस पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए कुछ कस्में खाए हैं? बिल्कुल खाए हैं। परीक्षाओं में आप लोगों के लिए आता भी है। इन्हें ही हम, मेरे प्यारे साथियों, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड क्राइटेरिया कहते हैं, INDC कहते हैं। इसके तहत भारत ने कसम खा रखी है कि वो अपनी GDP का 33 से लेकर 35% तक कार्बन इमिशन को कम करेगा वर्ष 2005 के लेवल से। ठीक इसी प्रकार तक 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, यह हमने कसम खा रखी है। इसी प्रकार से चाइना ने कहा है कि वो अपने GDP का 60 से लेकर 65% तक 2005 के लेवल से कार्बन का एमिशन कम करेगा। 2030 तक ये सारा काम कर देगा। नॉन कार्बन फॉसिल फ्यूल पर 20% जो है उसके अंदर कंजप्शन में कमी करेगा। खाने को तो कसमें अमेरिका ने भी 2005 के लेवल से 26.26 से लेकर 28% तक कम करने की कही थी, लेकिन 2025 ही इसने क्राइटेरिया रखा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वापसी मार गए थे। मेरे प्यारे साथियों, EU ने कहा था कि 40% से ज्यादा नीचे लेवल वो लेकर के आ जाएगी। ये बड़े बड़े वो देश थे जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम यहां से बाहर निकल के आ जाएंगे। ये था वो पेरिस क्लाइमेट डील, जिसमें कहा गया कि सदी के अंत तक हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से मात्र 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही ऊपर बढ़ने देंगे। अब और बढ़ते हैं ऐतिहासिक कारणों के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रेसिडेंट जो अभी बाइडेन बने हैं, इन बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि पेरिस क्लाइमेट डील अगर हमने बंद कर दी तो इसका नुकसान ये है, हम इससे बाहर इसलिए निकले हैं क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर बंद होगी, ध्यान से सुनिएगा, देखिए कितना बड़ा लॉजिक था एक पूंजीवादी व्यक्ति का। इनका कहना था कि हमने पेरिस एग्रीमेंट से वापसी इसलिए करी है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में प्रदूषण फैलता क्यों है? प्रदूषण इसलिए फैलता है क्योंकि फैक्ट्रियां चलती हैं। फैक्ट्रियों को बंद करेंगे तभी तो प्रदूषण रुकेगा, और फैक्ट्रियां बंद हुई तो जॉब खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि जॉब खत्म हो, इसलिए मैं पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल रहा हूं। ये लॉजिक था उस आदमी का, मेरे प्यारे साथियों। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां ये हैं कि जॉय बिडेन ने कहा है कि ये सब चीजें साइड में हटाइए, जब प्लेनेट रहेगा तो हम रहेंगे, और ऐसी स्थिति में हम पहले ही दिन इसे जोड़ते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी बात और भी हुई है, और वो क्या हुई? 17 निर्णय थे, लेकिन सारे जानने जरूरी नहीं है। जो हमने कलरफुल किए हुए हैं वो निर्णय है जो आपको जान लेने चाहिए। उनमें से एक निर्णय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए कि हम लोग मुसलमानों को अपने देश में एंट्री नहीं करने देंगे, मुस्लिम एंट्रिंग कंट्रीज पर, लगभग 17 देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मुसलमानों की एंट्री नहीं होने दूंगा क्योंकि इनकी वजह से देश में अशांति फैलती है। यह इनका ऑफिशियल ट्वीट है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जॉय बिडेन ने सत्ता में आते ही सबसे पहले आप्रवासन की नीति बदली है और कहा है कि हम लोग अपने यहां पर मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों के अंदर इमिग्रेशन पर रोक हटा रहे हैं। जो भी हमारे देश आना चाहे आ सकता है। अगेन मेरे प्यारे साथियों, यह है वसुधैव कुटुंबकम का एक महत्वपूर्ण निर्णय। जो चौथा निर्णय जो मेरे प्यारे साथियों लिया गया वो भी बड़ा ऐतिहासिक है, और वो क्या है साथियों? आप लोगों को याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दुनिया में अमेरिका के अंदर जो आकर के प्रवासी बसते हैं वो ऐसे देशों से आते हैं जो गरीब होते हैं, और उन देशों में से मैक्सिको इसका पड़ोसी देश है। मैक्सिको से बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके अमेरिका में एंट्री करते हैं। इन्होंने कहा कि हम अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, दीवार के निर्माण के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे भी दे दिए थे। ये देखिए, आपको दीवार दिख रही है, ये है यूएस, ये है मैक्सिको, और इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे साथियों दीवार का निर्माण प्रारंभ हो गया था। कहां पर? अमेरिका के बॉर्डर पर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगेन डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही जॉय बिडेन ने सबसे पहले, मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे की पूरी दीवार का निर्माण ही रोक दिया है, इसका फंड कैंसिल कर दिया। बोले नहीं, हम लायक हैं तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम और लायक बने ताकि दुनिया के लिए हम उपलब्ध हों। ये फिर से एक प्रोग्रेसिव सोच का निर्णय किया है, और वो किसने किया है? जॉय बिडेन ने। उम्मीद है आपको ये ऐतिहासिक निर्णय जो कि लास्ट साल तक सुर्खियों में रहे थे, इनका पलटना भी ऐतिहासिक रूप से आपको याद रहेगा। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगेंगी। इसकी वजह से आपको आने वाले पेपर में बहुत ज्यादा लाभ होगा। मानवाधिकार के मामले में इक्विटी लाने की बात इन्होंने करी, अमेरिकियों को वित्तीय सेवा देने की बात करी, ट्रंप प्रशासन के ऊपर विनिमय करने की इन्होंने बात करी। ये तमाम चीजें, हालांकि 17 निर्णय थे, आप लोग इसमें से 4 ही निर्णयों से प्रभावित होते थे। यह था मेरे प्यारे साथियों आज का सेशन।
कैसा लगा आपको जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करके इसे इंप्रूव करें। सेशन को लाइक करना ना भूलें। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, देखना ना भूलें, मैंने कल शाम को 7:30 बजे आप लोगों 7:15 बजे इवनिंग में एक सेशन कंप्लीट किया है इंपॉर्टेंट बुक्स का। कौन कौन सी बुक्स जरूरी हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उन्हें जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर सुबह 8:30 बजे होने वाले टेस्ट राइज 2.0 में प्रथम विजेता के रूप में 3000, दूसरे विजेता के रूप में 2000 और तीसरे विजेता के रूप में 1000 का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, यूपीएससी गोल सेलेक्ट करना होगा, टेस्ट ऑप्शन में जाकर के, टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जाकर के राइज 2.0 पर पहुंचना होगा। अपने आप को एनरोल करिए, सुबह 8:30 बजे होने वाले इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।